आपस में लड़ने का एक मौका भी नहीं छोड़ते हमारे पड़ोसी। आज फिर शुरू हो गए सुबह सुबह। रमन जी के बेटा बहू की चिल्लाने की आवाज यहां तक सुनाई दे रही है। बहू ने सास ससुर का जीना हराम कर रखा है। यही दिन देखने के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाई थी बेटे की परवरिश में, उसकी पढ़ाई लिखाई में। अब बेटे बहू के घर में परायों सा व्यवहार किया जाता है उनके साथ। ज्योति ने अपने पति आशीष से कहा, ये तो इनका रोज का हो गया है, मैं अभी जाता हूं, एक बार उनके बेटे बहू को समझाकर देखता हूं। आशीष ने कहा, रहने दीजिए, ये उनका घरेलू मामला है, बेकार में आपको ही उल्टा कुछ सुनना ना पड़ जाए। ज्योति ने अपने पति को समझाया, एक बार जाकर बात करने में क्या हर्ज है, वहां जाकर जो होगा देखा जाएगा। इस तरह मैं अंकल आंटी का अपमान होते नहीं देख सकता। आशीष ने कहा, ठीक है जाइए, लेकिन आवेश में आकर कोई बात मत करना। दोनों तरफ की पूरी बात सुनकर ही अपनी राय रखना। निखिल भैया को भी केवल समझाना, उनसे उलझना मत। ज्योति ने कहा। आशीष और ज्योति मिडिल एज कपल है। उनका एक 16 वर्षीय बेटा और 14 वर्षीय बेटी है। उनके पड़ोसी निखिल वर्मा के परिवार में पत्नी अंकिता, एक 15 वर्षीय बेटी और 13 वर्षीय बेटा है। आशीष और निखिल का परिवार पिछले 2 सालों से पड़ोसी था। निखिल के माता पिता रमन जी और कांता जी भी उनके साथ करीब 2 साल से रह रहे हैं। रमन जी और कांता जी वक्त के सताए हुए नहीं, बल्कि अपनी ही संतान द्वारा सताए हुए थे। सारी संपत्ति लेने के बाद भी बेटा बहू माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते थे। बात बात पर उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात तक कर देते थे। रमन जी ने अपने बेटे निखिल की पढ़ाई में अपनी पाई पाई लगा दी थी। बेटे को बड़े शहर मुंबई में पढ़ने के लिए भेजा। मुंबई में ही बेटे को अच्छी नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलते ही उसे अच्छे परिवार की लड़कियों के विवाह प्रस्ताव आने लगे। किसी मध्यस्थ के जरिए निखिल की शादी अंकिता से हो जाती है। शादी के बाद शुरुआत से ही अंकिता निखिल के साथ मुंबई में ही रही। उनका किराए का एक 1 BHK का फ्लैट था, इसलिए जगह की कमी के चलते ना उन्होंने कभी माता पिता को अपने पास बुलाया और ना ही बेटे बहू की असुविधा को देखते हुए रमन जी और कांता जी बेटे बहू के पास गए। शुरुआत में त्योहार में तो बेटा बहू माता पिता के पास आ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो भी बंद हो गया था। रमन जी अब नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनको थोड़ी पेंशन मिलती थी, जो उनकी और उनकी पत्नी के लिए सहारा थी। संपत्ति के नाम पर उनका अपना 2 कमरों का मकान था। बेटा निखिल अच्छा खासा कमाने के बाद भी उनकी कोई मदद नहीं करता था। इस बात का कांता जी को अफसोस भी था, क्योंकि कांता जी ने हमेशा से अपने बेटे निखिल और बेटी मधु के बीच थोड़ा भेदभाव किया था। उनका झुकाव बेटे की तरफ कुछ ज्यादा था, क्योंकि उन्हें लगता था उनका बेटा ही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटी तो चाहकर भी उनकी सेवा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको दूसरे घर की जिम्मेदारियों को ओढ़ना पड़ेगा। इसलिए उनका स्वार्थ ही तो उनको बेटे की तरफ अधिक स्नेह दिलवाता था। बेटी मधु अपने परिवार के साथ विदेश में रहती थी। वो अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति से परिचित थी और भाई के गैर जिम्मेदार रवैये की भी उसे जानकारी थी। उसने अपने माता पिता की आर्थिक मदद करनी चाहिए तो धर्म का हवाला देते हुए माता पिता ने उससे किसी भी प्रकार की मदद लेने से इनकार कर दिया। निखिल मुंबई में अपना फ्लैट लेना चाहता था, क्योंकि उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे और उन्हें अपना अलग कमरा चाहिए था। सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, हमें बड़ा किराए का घर लेने से अच्छा अपना खुद का घर खरीद लेना चाहिए। तनख्वाह का बड़ा हिस्सा तो किराया भरने में ही चला जाता है। अंकिता ने कहा। मुंबई में फ्लैट के भाव सुने हैं, 2 BHK का फ्लैट भी 1.5-2 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। निखिल ने कहा, देखिए हमारे पास अपनी कुछ सेविंग्स हैं, कुछ लोन ले लेंगे। माँ पापा भी जगह की कमी के कारण यहाँ हमारे पास नहीं आ पाते हैं। अगर मम्मी जी पापा जी अपना मकान बेचकर यहाँ हमारे पास रहने आ जाएं, तो उनका भी अकेलापन दूर हो जाएगा। परिवार के बीच रहेंगे तो उनका बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाएगा और मकान बेचने से जो रकम आएगी वो हम यहाँ बड़ा फ्लैट खरीदने में लगा देंगे और हमें हर महीने किराया भरने से मुक्ति भी मिल जाएगी। अंकिता ने अपनी बात को चाशनी में डुबोकर कहा, शायद तुम सही कह रही हो, मैं इस विषय में पापा से बात करता हूँ। पापा, आप लोगों के बिना हमारा परिवार अधूरा है। सब कुछ होने के बावजूद आप लोगों की कमी की वजह से हमेशा अधूरा ही महसूस करता हूँ। मेरे बच्चे दादा दादी के प्यार से वंचित हैं, जो उनके साथ खेले, उन्हें कहानियां सुनाएं, आशीर्वाद दे। आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपना मकान बेचकर हमारे पास आ जाइए। हम यहाँ बड़ा 3 BHK फ्लैट खरीद लेंगे। 2.5 करोड़ का फ्लैट है। मकान की रकम से मुझे सहारा हो जाएगा। निखिल ने अपने पिता रमन जी से कहा।
रमन जी को अपने बेटे की बात में सच्चाई नजर आई। उन्होंने खुशी खुशी अपनी मेहनत की कमाई से बनाया मकान बेच दिया और बेटे बहू के पास आ गए। लेकिन उनसे एक चूक हो गई। नए फ्लैट के दस्तावेज में उन्होंने अपना या अपनी पत्नी का नाम दर्ज नहीं करवाया। नए फ्लैट में केवल बेटे बहू का कानूनी हक था, जबकि 50 लाख रमन जी के भी लगे थे नए फ्लैट में। रमन जी और कांता जी के बेटे बहू के पास आने के बाद कुछ दिन तो सब सही रहा, पर धीरे धीरे बेटे बहू का असली चेहरा नजर आने लगा। बहू अपने आप को सब कुछ समझती, सास ससुर की उपस्थिति उससे बर्दाश्त नहीं होती। पापा जी, पेंशन की रकम बैंक में रखने से क्या फायदा? ऐसा करते हैं, उसे बच्चों के नाम म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, उनकी शादी ब्याह में काम आ जाएंगे वो पैसे। निखिल ने रमन जी से कहा। ठीक है बेटा, जैसा तुमको उचित लगे। वैसे भी घर खर्च और हमारी जरूरतें तो तुम ही पूरी कर रहे हो, रमन जी ने कहा। अब 10,000 रुपए की हर महीने की पेंशन की रकम म्यूचुअल फंड में बच्चों के नाम जाने लगी। अब रमन जी और कांता जी एक एक पाई के लिए बेटे के ऊपर आश्रित हो गए थे। उसके बाद तो बहू के तेवर ही बदल गए। बहू, 2 दिन बाद तुम्हारी सास का जन्मदिन है, मैं उसे हर जन्मदिन पर उपहार जरूर देता हूँ। ऐसा करो, अपनी सास के लिए अपनी पसंद की अच्छी सी साड़ी ले आओ, रमन जी ने एक रोज अपनी बहू अंकिता से कहा। पापा जी, माँ जी पूरे 65 साल की हो जाएंगी। अब इस उम्र में उन्हें नई साड़ी की क्या जरूरत? मेरे पास कुछ साड़ियां रखी हैं, जिन्हें मैंने केवल 1 या 2 बार ही पहना है। उनमें से 1-2 साड़ियां माँ जी को दे दूंगी, अंकिता ने कहा। रमन जी बहू की बात से बहुत नाराज हुए और बहू को उन्होंने खूब डांट लगाई। बहू सास ससुर के दूध में पानी मिलाती, कमरे में एसी चलाने में भी पाबंदी लगाती, उनके रिश्तेदारों और दोस्तों का घर आना तक मना था। बहू अपनी सास से घर के काम करवाती और ससुर जी से बाहर के। लोकलाज का जरा भी ध्यान नहीं था उसे। समाज में लोग बातें बनाएंगे, इस बात की भी बेटे बहू को चिंता नहीं थी। बेटे बहू को माँ बाप के पैसे तो चाहिए थे, पर माँ बाप नहीं। बेटा फिल्म दिखाने, मॉल घुमाने, पत्नी बच्चों को लेकर जाता, पर माँ बाप को नहीं। बहू, तुम लोग तो बाहर घूमने जा रहे हो, ऐसा करो, हमारे लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर दो। तुम्हारे पापा जी को कचौरियां जलेबी खाने का बहुत मन है, वही मंगा दो, कांता जी ने एक रोज अंकिता से कहा। माँ जी, मैंने दोपहर में ही आप लोगों के लिए रोटी सब्जी बनाकर रख दी थी, बाहर से खाना मंगवाने से बेकार में खाना वेस्ट हो जाएगा, अंकिता ने कहा। कांता जी अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। फिर भी उन्होंने बेटे बहू के जाने के बाद अपने पति के लिए थोड़े से आलू प्याज के भजिए बना दिए। इस बात को लेकर भी बहू ने घर में कलह कर दी। रमन जी और कांता जी को घुटन महसूस होने लगी थी। ना वो कहीं जा सकते थे और ना ही कोई उनसे मिलने आ सकता था। आज सुबह सुबह कांता जी और अंकिता के बीच बहस छिड़ गई। रमन जी और कांता जी 2 दिन की छोटी सी तीर्थ यात्रा पर अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ जाना चाहते थे और अंकिता ने उन्हें पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। घर से काफी आवाज आने लगी, जो पड़ोस के आशीष और ज्योति के घर तक जा रही थी। आशीष निखिल के घर पहुंचता है। नमस्कार, माफ कीजिएगा, मुझे आपके घरेलू मामलों में दखल देने का कोई हक तो नहीं है, पर पड़ोसी होने के नाते और इंसानियत के नाते मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक ना सका। निखिल और अंकिता, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आपके सिर पर आपके बड़ों का हाथ है, भरा पूरा परिवार है, माँ की ममता, पिता का आशीर्वाद साथ है। आपके बच्चों को दादा दादी का प्यार मिल रहा है। आपके माता पिता ने अपना सब कुछ आप पर लौटा दिया, केवल आप लोगों का साथ पाने के लिए। पर सब लोग नहीं होते आप लोगों की तरह किस्मत वाले। आप लोग शायद नहीं जानते, मेरा पूरा जीवन अनाथ आश्रम में ही बीता है। जब से मैंने होश संभाला, तब से अनाथ आश्रम को ही आश्रय के रूप में देखा। माता पिता, भाई बहन से भरे पूरे परिवार को तो मैंने देखा ही नहीं। अभाव में कटी है मेरी पूरी जिंदगी। न कभी माँ की ममता मिली और ना ही पिता की परवाह भरी प्यारी डांट। न मेरे लिए कोई रात रात भर बीमारी में जगा और ना ही किसी ने मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए ऑफिस में ओवर टाइम किया। मुझे हमेशा कमी सताती। काश मेरे माता पिता होते, मेरे अपने सगे भाई बहन होते, भरा पूरा परिवार लेकर मैं रहता। कोई मेरे दर्द में नहीं रोया, किसी ने मेरे लिए मन्नत नहीं मांगी। खुद ही गिरा, खुद ही संभला। मैंने अपनी पढ़ाई में खूब ध्यान दिया। हम बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते, हमारी पढ़ाई की किसी को चिंता नहीं थी, पर मेरी मेहनत का ही नतीजा था कि मैं हर बार क्लास में फर्स्ट आता। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। अपने पैरों पर खड़ा होते ही मुझे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा।
सरकारी विभाग में अधिकारी के रूप में मेरा चयन भी हो गया। शादी करने का समय आया तो अनाथ आश्रम की ही लड़की ज्योति को मैंने अपनी जीवन संगिनी बनाया। मेरा मानना था कि एक ही परिस्थिति से आने की वजह से हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। लाख संपत्ति, लाख पद मिल गया मुझे, लेकिन यह अधूरापन मुझसे जाता ही नहीं है कि मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरे बच्चों के पास दादा दादी नहीं हैं जो उनको लोरियां सुनाएं, उनके संग खेलें और मेरे बच्चे उनका आशीर्वाद पाएं। खुशहाल परिवार के लिए बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी होता है। बुजुर्ग अपने तजुर्बे से परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखते हैं। जरा सोचिए, आपके घर में जो बरकत है, पैसा है, वो आपके माता पिता के पुण्य कर्मों की वजह से तो नहीं, या उनके भाग्य का तो नहीं। माता पिता के प्यार, आशीर्वाद और उनकी छत्र छाया का कोई विकल्प नहीं है। आज जो व्यवहार आप लोग अपने माता पिता के साथ करेंगे, कल को वही व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। अब आप लोग निश्चित कीजिए, आप लोगों को अपने बच्चों से कैसा व्यवहार चाहिए। माता पिता को बच्चों से सिर्फ थोड़ा मान सम्मान और अपनापन ही चाहिए होता है। याद रखो, आप उनसे हो, वो आपसे नहीं। महत्व उनका ज्यादा है। उन्होंने जितना आपके लिए किया उतना तो कर ही नहीं पाओगे, पर उसका 10% भी पूरा कर दो तो वो खुश हो जाएंगे। आशीष इतना कहकर हाथ जोड़कर वहां से वापस अपने घर आ गया। निखिल और अंकिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद से निखिल के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज के बदले हंसी खुशी की आवाजें आने लगी। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि माता पिता बच्चों के साथ साथ अपने भविष्य का भी उचित ध्यान रखें और जब तक जीवित हैं आत्मसम्मान के साथ जीने का इंतजाम रखें। सबको समझना होगा कि हमारे रहते हमारे माता पिता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके आपके लिए आनंददायक जीवन तैयार किया है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।